जी, उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी। आधे घंटे की बजाय 1 घंटा हो गया तकरीबन, लेकिन पेपर की रीडिंग करना ज़रूरी था। अब वन बाय वन मुझे बता दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ में जो आपने मुझे नोट करवाए हैं वो मैंने कर लिए, वो मैं डिस्कस करा रहा हूँ। इसके अलावा भी कोई हुआ तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले आपने मुझे बोला है एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 बेसिकली, एमसीक्यू नंबर 2। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट करनी है कि मल्टीपल? एक स्टेटमेंट करेक्ट सेलेक्ट है। All persons who have entered into a partnership are collectively called a firm. सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है। And the name under which their business is carried on is called a particular partnership. नहीं, ये particular partnership का कंसेप्ट में कुछ और है, ये गलत हो गया। All persons who receive a share of the profits of partnership firm automatically become partner with the other persons. ऐसा क्या? सिर्फ प्रॉफिट शेयर रिसीव होने से कोई पार्टनर नहीं बन जाता। ये भी हमने स्टडी किया हुआ है। वो एक्सेप्शन है, 6 या 7 एक्सेप्शन थी। हाँ जी, तो ये भी गलत हो गया। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पर्संस एंड नॉट मेयरली फ्रॉम द स्टेटस। सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको सेलेक्ट करना। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ये आपने बोला डिस्कस करने को। मस्टर्ड पेंट्स, लेंथी क्वेश्चन है इसलिए देखिए उसने मार्क्स भी 2 दिए। मस्टर्ड पेंट्स एमपी एग्री टू सप्लाई 1000 buckets of oil paints to lemon artists at a discounted price of ₹10,000 per bucket. The delivery was to be made on or before 1st March 2026. In case of delay, MP agreed to pay LA a sum of ₹500,000 as stipulated compensation. Stipulated compensation का क्या रूल होता है भला, जिसे हम पेनल्टी भी कहते हैं? हाँ जी, क्या रूल है बड़ा? उतनी ही अमाउंट तक उसे कंपनसेट किया जाता है, रीजनेबल अमाउंट। उतनी अमाउंट पे की जाएगी कि उस अमाउंट तक पे किए जाएगी? हाँ, ये कंसेप्ट है इसमें कि ये फिर एक आपको लिमिट के तौर पे काम करती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि डिफॉल्ट के केस में ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है डिफॉल्ट के केस में रीजनेबल जो लॉस, यानी जो लॉस हुआ है एक्चुअली वही पे करना पड़ेगा, लेकिन अब उसकी लिमिट ये होगी। अब इसका मतलब है अगर तो इस 5 लाख से कम नुकसान हुआ तो कितने पैसे मिलेंगे? जो कम वाले हैं। और अगर 5 लाख से ज्यादा नुकसान हुआ तो कितने पैसे मिले? 5 लाख। तो असल में पेनल्टी को मेंशन करना कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं बल्कि बेवकूफी का फैसला है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑन द डेट ऑफ द एग्रीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ ईच बकेट वाज ₹10,300। एग्रीमेंट की डेट पे क्या प्राइस थी ये मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या थी और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ उस दिन की मार्केट प्राइस क्या थी। कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन साइन हुआ वो प्राइस इररेलेवेंट है, जिस दिन ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट वो रेलिवेंट है। तो भैया इसको तो इग्नोर कर देंगे। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? बाद में कि पहले? पक्का बाद में। ओके। सब्सिक्वेंटली एलए एंटर्ड इनटू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट द बैकड्रॉप स्टेज फॉर एन आर्ट एग्जीबिशन expecting a profit of ₹50,000 and intended to use paint order to MP for that purpose. उसने आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया ये जो पेंट मुझे मिलेगा आगे इधर में इस्तेमाल करूंगा। MP failed to supply the paint by 1st March 2026. ब्रीच हो गया। किस दिन ब्रीच हुआ? 1st March. As a result, LA could not complete the backdrop stage for the exhibition held on 2nd March 2026. चूंकि 1 मार्च को पेंट डिलीवर नहीं हुआ, 2 मार्च को वो आगे कर ही नहीं सका पेंट उसको। On 4th March 2026, LA purchased 1,000 buckets of similar paint from the market at ₹10,700 per bucket. 4 तारीख को उसने 10,700 में पे किया, यानी 10,700 ब्रीच के आसपास की प्राइस होगी। उसने जिस दिन ब्रीच हुआ 1 तारीख को उसकी प्राइस थी ना दी, 1 तारीख को चीजें डिलीवर होनी थी। 1 तारीख को चेयर डिलीवर नहीं हुई 1 मार्च को। अगर तो 1 मार्च की प्राइस दी होती तो हम उसको यूज करते डैमेजेस कैलकुलेट करने के लिए,
लेकिन उसने 1 मार्च की नहीं थी, 4 तो करीब तरीन वाली है ना। तो इसका मतलब अब मुझे बताइए इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो डैमेजेस हुए, जो नुकसान हुआ, वो कितना हुआ? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट में डिफरेंस होगा, जो अमाउंट में डिफरेंस होगा, जो कौन सी अमाउंट में डिफरेंस? एग्री किया था और जो उसने आगे परचेज शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस 10,700 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी? 10,000 थी। नहीं, 10,000 मार्केट, ये एग्रीमेंट प्राइस थी। तो एक के ऊपर कितना हुआ? एक बकेट के ऊपर 700, और कितनी बकेट थी? 1000। 700 सर्वे 1000, कितना नुकसान हुआ? 700 था, 7 लाख हुआ नुकसान। तो मुझे बताइए कितना पे होगा? 5 लाख क्यों होगा? हुआ तो 7 लाख है। हाँ, मैक्सिमम 5 लाख के थे। लेकिन क्या जो स्पेशल डैमेजेस है वो भी क्लेम होंगे कि नहीं होंगे? सवाल ये। हाँ, अगर पहले मेंशन हो फिर होंगे, वरना तो या इस केस में बताइए पहले मेंशन थे कि नहीं थे? तो क्या क्लेम होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो आंसर पढ़ते हैं ऑप्शंस। कह रहा है एल इज एंटाइटल्ड टू रिकवर रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 500,000 इवन दो द एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय एल ड्यू टू द मार्केट प्राइस डिफरेंस एक्सीड्स द अमाउंट। बताइए सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही कह रहा है। एल इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द स्टिपुलेटेड सम ऑफ रुपीस 500,000 टुगेदर विद 50,000 टुवर्ड्स लॉस ऑफ प्रॉफिट फॉर नॉट डिलीवरिंग द बैकड्रॉप। क्या 50,000 जो है वो नॉट डिलीवरिंग वाला वो भी आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये स्पेशल डैमेजेस क्यों नहीं आएगा? कम्युनिकेट नहीं हुआ था। और आगे की बजाय ऑप्शन गलत है। 7 लाख तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया था। भाई कुछ समझ आया? ये इसमें 2 कंसेप्ट उसने टेस्ट किए हैं। पहला कंसेप्ट स्पेशल डैमेजेस कब क्लेम होंगे कब नहीं होंगे, वो हमें पता चल गया इस केस में क्लेम नहीं होंगे, कम्युनिकेट नहीं किया था। दूसरा, अगर डैमेजेस कम्युनिकेट कर दिए, स्टिपुलेट कर दिए गए हो तो उनकी रिकवरी का क्या रूल है। ये दोनों कंसेप्ट उसने एक यही 2 टेस्ट किए ना। देखिए कोर्ट ने जो कह दिया ना वो ठीक है। कोर्ट की लॉ की इंटरप्रिटेशन किसने करना? अदालत जो कह दे, और अदालत से ऊपर भी एक अथॉरिटी है जी, अल्लाह मियां की अदालत। और क्या क्वेश्चन? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है उस डेट पे जो मार्केट वैल्यू होगी हमने उस बेस पे लॉस कैलकुलेशन करनी है। जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। एमसीक्यूज में और की प्रॉब्लम तो नहीं आपकी? चलिए अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में आपने मुझे बोला 4A का। 4A, आइए इसको देखते हैं। ओहो सॉरी, 4A में क्या कहानी है? सबसे पहले तो आपको पता है रिक्वायरमेंट हम पढ़ते हैं केस स्टडी में। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द लीगल राइट्स ऑफ ITS एंड इवैल्यूएट द वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट्स रेज्ड बाय रहमान्स फैमिली एंड शहरोज। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के कितने हिस्से, जहां पे एंड आ जाता है वहां पे इसका मतलब रिक्वायरमेंट को उसने इकट्ठा किया है। एक रिक्वायरमेंट ये है डिस्कस द लीगल राइट्स ऑफ ITS, ये हमने बताने हैं। फिर इसके बाद क्या बताना है? वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स, रहमान के आर्गुमेंट के भी बताना है वैलिड है कि नहीं, और शहरोज के आर्गुमेंट को भी बताना है वैलिड है या नहीं। Indigo Travel Services ITS is a professional travel management company engaged in providing comprehensive travel related services to its corporate and individual clients। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको, यानी घूमने फिरने की सैरो होता है ना, टूरिज्म सर्विसेज, सैरो तफरीह के लिए जाते हैं। कह रहा है दीज सर्विसेज इंक्लूड फ्लाइट बुकिंग, अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स, सिंगापुर की सैर करनी है, फ्लाइट की बुकिंग भी हम करेंगे, वहाँ पे होटल का स्टे भी, और वहाँ के जो भी तफरीही मकामात है सैर भी हम करवाएंगे। दुबई जाना है, कहीं पे भी जाना है आपने। एंड ऑन ग्रोइंग ट्रैवल स्पोर्ट्स, अमूमी तौर पे जो ट्रैवल टूरिस्ट होते हैं वो इसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द फॉलोइंग मैटर्स रिलेट टू ITS। ITS अरेंज एन इंटरनेशनल ट्रिप फॉर इट्स लॉयल कस्टमर रहमान। During the trip, Rahman became mentally incapacitated due to medical emergency
एंड वाज स्टैंडर्ड अब्रॉड विदाउट एक्सेस टू फंड्स। ये इनकैपेसिटेटेड का मतलब क्या? ये लफ्ज पहले कहीं पढ़ा हुआ है हमने, इसका क्या मतलब था? मेंटालिटी उसकी इफेक्ट हो जाती मेंटालिटी इफेक्ट हो गई। ओके 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 ओके, अच्छा ये वहां पे यूज हुआ था जहां पे वो बाहर कहीं रिसर्च करने के लिए गया था और पीछे उसकी फैमिली का कोई एक्सीडेंट हो गया था, शायद कोई खबर मिली थी, उसको होशो हवास खो बैठा था ये वो। ओके 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 ओके, ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? मुझे स्टैंडर्ड का एग्जाम में बैठ के मुझे स्टैंडर्ड का मतलब नहीं आ रहा, तो छोड़ दे, कंटेक्स्ट से समझे। मुझे कंटेक्स्ट से ये लग रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उसकी जहनी हालत खराब हो गई एंड वाज स्टैंडर्ड अब्रॉड विदाउट एक्सेस टू फंड्स, और अब्रॉड में वो फंस गया बेचारा और उसके पास पैसे भी नहीं थे। मुझे स्टैंडर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन क्या मुझे कंटेक्स्ट समझ आ गया है? स्टोरी का कंटेक्स्ट समझ आ गया तो इस लफ्ज का मकसद पूरा हो गया। देखिए कोई भी अगर कम्प्लेक्स वर्ड एग्जाम में वो यूज करता है ना, इक्का दुक्का शायद यूज कर लेगा, तो वो कोई लीगल टर्म नहीं होगी। लीगल टर्म हमने सारी पढ़ी हुई है, वो कोई उसने इंग्लिश का वोकैबुलरी वर्ड यूज कर दिया। ऐसे अल्फाज का इलाज ये होता है, आपने वहां पे उस अल्फाज का मतलब नहीं समझना, सेंटेंस का मतलब समझना है। क्या सेंटेंस का मतलब समझ आ गया? और सेंटेंस का मतलब आपको कंटेक्स्ट से पता चलेगा, कंटेक्स्ट के पीछे क्या कहानी चल रही है। तो मुझे बताइए, अगर आपको इस लफ्ज का मतलब नहीं भी पता स्टैंडर्ड, लेकिन कंटेक्स्ट से आपको समझ आ रही है कि क्या कहना चाह रहा है, तो उसके मुताबिक भी फैसला करना। उधर ये नहीं कहना कि एक लफ्ज नहीं आ रहा इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन छोड़ आया, ऐसे नहीं करना। अच्छा फिर क्या हुआ? वो बेचारा उसकी जहनी हालत भी ठीक नहीं और उधर फंस गया। टू इंश्योर रहमान सेफ रिटर्न टू पाकिस्तान, ITS अरेंज बेसिक कमोडिटी। अच्छा ये कौन सा वाला केस है? ये अनसाउंड माइंड वाला। अनसाउंड माइंड को जब नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करें तो रिकवरी हो सकती है, हो सकती है। ओके तो ये हमें क्या, हम इस पे एग्री करते हैं कि ये अनसाउंड माइंड वाला केस है? किस लफ्ज से पता चला? मेंटली इनकैपेसिटेटेड। अरेंज बेसिक अकोमोडेशन, हाँ बेसिक अकोमोडेशन रिकवर हो सकती है कि नहीं? और अगर लिखा होता लग्जरी अकोमोडेशन, हाँ फिर नहीं लिखा हुआ, बेसिक लिखा हुआ है। फॉर एन एक्सटेंडेड स्टे ऑफ 2 days प्रोवाइडेड हेल्दी मील्स। भाई हेल्दी मील्स सही है, हेल्दी मील्स ठीक है ना, अच्छे। अगर फास्ट फूड होता तो हम कहते भैया ये क्या चक्कर है, ये ठीक नहीं है। हेल्दी एंड प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, मेडिसिन भी जरूरी है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। और अगर लिखा होता ड्रग्स प्रोवाइड की है क्योंकि नशे से उसकी हालत में, वो रिकवरी होती? मेडिसिन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। देखिए वो असल में स्किल क्या डेवलप करवा रहा है, आप डिफरेंशिएट कर सके क्या चीज नेसेसिटी है क्या चीज नहीं है। एंड परचेज्ड ए फर्स्ट क्लास एयर टिकट फॉर हिम। अब बताइए फर्स्ट क्लास एयर टिकट, हाँ ये लग्जरी है। अगर तो उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी थी बास को, तो मरीजों को लाने ले जाने के लिए बकायदा पूरे की पूरी एयर बस अरेंज करनी पड़ती है अलग से, डिपेंड करता है। अगर तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि ये जरूरी था तो फिर तो ठीक है, वरना अमूमी हालात में, हाँ मेंटली खराब, फिजिकली तो प्रॉब्लम नहीं थी वो, हाँ उसको बांध बूंद को एक क्लास में भी बांध के लेके जाना था, इधर भी बांध के लेके जाना था मुश्किल। तो प्रोबेबली ये लग रहा है कि एक क्लास जो है वो जरूरी नहीं था, इकोनॉमी क्लास में जा सकता था। तो इसमें इसका मतलब है बाकी के तो रिकवरी कर सकता है। नीचे उसने यही राइट पूछा है, तो ITS का राइट क्या है? राइट इसका ये है ITS का कि वो रहमान से बेसिक अकोमोडेशन रिकवरी कर सकता है, उसके बाद हेल्दी मील्स की रिकवरी कर सकता है, मेडिसिन की रिकवरी कर सकता है, लेकिन फर्स्ट क्लास की बजाय सिर्फ इकोनॉमी क्लास की रिकवरी कर सकता है, अनलेस फर्स्ट क्लास नेसेसरी था उसके मेडिकल इश्यूज को सामने रखते हुए, या फर्स्ट क्लास किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया फिर, वरना नहीं, वरना नहीं। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्लास जरूरी नहीं है, इकोनॉमी क्लास जरूरी है ट्रैवल करने के लिए। डन। अच्छा आगे चल के उसने बोला है कि जी भैया इसके घर वालों ने बोला था रहमान के घर वालों हमने पैसे नहीं देने, तो क्या वो सही कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। दूसरा केस रहती है, ITS अरेंज्ड अकोमोडेशन इन इटली फॉर इट्स कस्टमर शहरोज ड्यूरिंग हिज प्रोलॉन्ग्ड स्टे। Upon checkout, Shahroz refused to pay to hotel the applicable tourism fee levied on tourists for the duration of their stay. शहरोज ने होटल से कहा भाईजान ये क्या आपने टूरिस्ट के ऊपर फीस लगाई है, हम नहीं देंगे। अब होटल वालों का जो एग्रीमेंट होता है, मतलब बैक सिफारिश जो होती है वो तो टूरिस्ट की होती है,
प्रैक्टिकली भी ना टूरिस्ट का जो सियाहती मकाम होता है ना बड़े बड़े, उनमें होटल वालों के साथ कोई डीलिंग होती है कि हमारे जितने भी टूरिस्ट आएंगे हम आपके होटल पे स्टे करेंगे, आप डिस्काउंट रेट दीजिएगा उनको, हमें भी थोड़ा सा कमीशन दे दीजिएगा। ये अरेंजमेंट चलती है। जैसे हज ऑपरेटर होते हैं ना, वो भी इसी तरीके से वो डिफरेंट वो जो करीबी होते हैं होटल्स वगैरह अरेंजमेंट, तो वो अरेंजमेंट थी। अब होटल वाले ITS, शहरोज ने पैसे देने से इनकार कर दिया। ITS पेड द टूरिज्म फी टू द होटल ऑन शहरोज बिहाफ, शहरोज के बिहाफ पे ITS, भाई ITS को पे करने की क्या जरूरत थी? हाँ, आगे बता रहा है एज फेलियर टू डू सो वुड हैव एक्सपोज्ड शहरोज टू लीगल एक्शन बाय इटालियन अथॉरिटीज काजिंग रेपुटेशनल डैमेजेस टू ITS। अब मुझे बताइए ITS ने शहरोज के बिहाफ पे पेमेंट की है क्या? शहरोज ने नहीं बोला था, विदाउट अथॉरिटी ऑफ शहरोज, शहरोज के कहे बगैर उसने पेमेंट कर दी, तो शहरोज तो जिम्मेदार नहीं है ना। और भाई मेरे कहे बगैर कि मेरे बिहाफ पे पेमेंट करेगा तो मैं क्यों पैसे दूं? मैंने थोड़ी कहा था। हाँ, ये साइंस है, साइंस नहीं लॉ है ये, कि अगर उस पार्टी का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा था और वो लीगल पेमेंट की है तो फिर रिकवरी हो सकती है। यहाँ पे पहला सवाल मेरा, क्या ये लीगल डेट था जो कि शहरोज ने पे करना था कि इलीगल था? अगर जुए में हारा होता वो पैसे पे करते, इलीगल था वो, इलीगल, ये इलीगल है। दूसरा सवाल मेरा, क्या इसका अपना इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा? अगर पेमेंट नहीं करता यानी ये इंटरेस्टेड पार्टी है, यस। तो अगर इंटरेस्टेड पार्टी है तो उसका मतलब रिकवरी हो सकती है। अगर बाद में वो कह दे कि जी मैंने पैसे नहीं देने, तो क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होगा? नहीं। क्लियर हुई बात? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? हाँ जी, ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है दोनों, ये इंटरेस्टेड पार्टी वाला और ये था अनसाउंड माइंड। ये अनसाउंड माइंड वाले केस में भी अलग से भी कंसेप्ट डिस्कस हुआ उस चैप्टर में। अच्छा, नेक्स्ट 4A में और तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो आपने मुझे बोला डिस्कस करने को, वो बोला है 7A। 7A आइए 7A को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एग्जाम में आपको बताएं ताकि फोकस हो कि हम केस स्टडी को पढ़े। अंडर द कंपनी दैट 2017 डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ ABL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आउटलाइन द स्टैट्यूटरी फाइलिंग रिक्वायरमेंट। कितनी हेडिंग, कितनी रिक्वायरमेंट्स है वाला इस एक स्टेटमेंट के अंदर? कितनी? दो। कितनी रिक्वायरमेंट है? कितनी रिक्वायरमेंट है इस एक स्टेटमेंट के अंदर? कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सुभान अल्लाह, याद नहीं है कोई बात नहीं, ये तो देख के बताना है। 3 कैसे? एक प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट, दूसरी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट, तीसरी फाइलिंग रिक्वायरमेंट। आउटलाइन तो जनरल वर्ड है, फाइलिंग रिक्वायरमेंट, फाइलिंग रिक्वायरमेंट। ये 3 रिक्वायरमेंट्स है। इन 3 पे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट? प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन करनी है कि नहीं, कब करनी है। प्रिपरेशन का मतलब क्या है? प्रिपरेशन करनी है, नहीं करनी, कब करनी है। अप्रूवल का मतलब क्या 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 होगा? अप्रूवल का मतलब क्या है? कौन अप्रूव करेगा। और फाइलिंग का मतलब क्या है? किसको फाइल करनी है, कब करनी है, कब करनी है। क्योंकि फाइलिंग में उसने ये नहीं बोला मुझे फाइलिंग पीरियड बताओ, ये नहीं बोला फाइलिंग अथॉरिटी बताओ, समझे? ओपन छोड़ा उसने। फाइलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब फाइलिंग से रिलेटेड हर तरह की रिक्वायरमेंट। फाइलिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है? सिर्फ फाइलिंग अथॉरिटी बताओ किसको फाइल करना है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? कौन से फाइलिंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है सारी बताओ, कब करनी है, किसको करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं? अप्रूवल अथॉरिटी का मतलब अप्रूवल किसने करनी है। अप्रूवल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या कि अप्रूव किसने करनी है, कब करनी है। अप्रूवल नहीं की तो क्या, जो कुछ भी अप्रूवल से रिलेटेड डिस्कशन है सब कुछ बताएं। फर्क समझ आ रहा है? ओपन रिक्वायरमेंट और क्लोज रिक्वायरमेंट, इसे हमने ये नाम दिया था लेक्चर के दौरान में। यानी स्पेसिफाई कर दे अगर कि मुझे इस कंसेप्ट में यही बताओ तो वही बताएंगे, अगर स्पेसिफाई ना करे
सारा कुछ बताना होता है। ठीक है जी। तो आइए पढ़ते हैं प्रिपरेशन और वगैरह के हवाले से। एक्वा बाइक प्राइवेट लिमिटेड ABL a motorcycle assembling company was incorporated on 1st July 2019 with a paid up capital of 2 million। बस 2 million हो गए, होगी 2 million, हमें क्या, divided into share of ₹10 each। The company currently has 5 directors। okay, 5 directors को underline कर लें, 2 million को underline कर लें। ABL had acquired 50,000 shares of Black Tires Limited BTL on 1 April 2025। BTL has paid up capital of 80,000 share of 10 each। तो इसका मतलब क्या हुआ, 80 में से 50 खरीद लिए शेयर, तो BTL ABL की सब्सिडरी बन गई। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। जस्टिफाई करवाएं कैसे हुआ। हाँ 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। Both ABL and BTL have the same financial year end, यानी 31st March, and all statutory requirements relating to share transfer have been fully complied। अच्छा ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों का ईयर एंड सेम है, क्योंकि अगर ईयर एंड सेम ना था तो हम वो सेम करने वाली रिक्वायरमेंट भी बताते हैं, या सेम करें या इंटरम क्लोजिंग करें, याद है ना। At a board meeting held on 2 March 2026, the director discussed the finalization of the annual financial statement and resolved to hold the AGM on 29 जुलाई 2026। डायरेक्टर ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि AGM होगी 29 जुलाई को। The board was informed that no special business would be transacted at the AGM। AGM में कोई स्पेशल बिजनेस नहीं। Under the Companies Act 2017 discuss the requirements relating to the preparation and approval of ABL's financial statements and outline the statutory filing requirement। कंपनीज एक्ट के मुताबिक डिस्कस करें कौन सी रिक्वायरमेंट, प्रिपरेशन की, अप्रूवल की, फाइलिंग। प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट मुझे बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ABL ने कौन सी प्रिपेयर करनी है, कब करनी है। नहीं, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केस नहीं है, क्योंकि इनकॉर्पोरेट हुए 2019 को और पूछ 26 की रहा है। हाँ जी, अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करेगा। कब से कब तक की, टाइम पीरियड भी बताए। एक टाइम की डेट दी हुई है तो डेट बताओ, वही कमेंट्स में बोल रहा है कि रिलेट नहीं करते। 31 मार्च नहीं, 1 अप्रैल स्टार्टिंग पॉइंट, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 तक फाइनेंशियल स्टेट, और इसी पीरियड की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करेगा। डन। 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइए और पीरियड भी बता दिया उनका। दूसरा सवाल, अप्रूवल, अप्रूव कौन करेगा। और CFO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, डायरेक्टर्स करेंगे। मॉक 3 में तेरे 70 मार्क्स कैसे आ गए। ओके ऑथेंटिकेटेड, शाबाश। हाँ कह रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथेंटिकेट करेंगे, साइन करेगा CEO, और इसके बाद नहीं लिखना यहाँ पे, CFO की बात नहीं लिखनी यहाँ पे। क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि क्लियरली कह रहा है प्राइवेट कंपनी है, तो इसमें इफ करके CFO की बात नहीं लिखनी, वो लिस्टेड कंपनी के लिए। अप्रूवल भी हो गया। फाइलिंग, तो फाइलिंग बताइए किसको करनी है। मेंबर्स को सेंड करते हैं जब वो फाइलिंग में आता है, वो फाइलिंग में नहीं, वो डिस्पैच में आता है। नहीं करना फाइल, क्यों नहीं करना फाइल। 10 मिलियन से कम है शेयर कैपिटल। ओके ठीक है। सब्सिडी की सब्सिडी हो तो वो भी कंसोलिडेटेड में आएगी, वो भी सब्सिडी होती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली अगर कंट्रोल करते हैं, हाँ जी, टोटल 3 कंपनीज बनेगी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 होल्डिंग और 2 सब्सिडरी होंगी। ये आज आपने पूछा नहीं है कभी यहाँ पे, लेकिन आपने पूछा, बता रहा हूँ। इन्होंने कहा सर एक कंपनी ABL, ठहर जा भाई, सांस तो ले। अब
इन्होंने बोला एक कंपनी सर ABL है, दूसरी कंपनी कौन सी है? BTL। फर्ज करें BTL ने भी 60% शेयर ले लिए CML के। अब बताइए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनानी है? नंबर 1 BTL ने बनानी है अपनी और CML की। नंबर 2 ABL ने भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है BTL और CML दोनों के साथ, क्योंकि दोनों इसकी सब्सिडरी है। CML ABL की कैसे सब्सिडरी है? डायरेक्टली तो एक शेयर भी होल्ड नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली। याद है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाली बात? गुड। चले 7A हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आपने जो क्वेश्चन मुझे बोला है वो बोला है 9B। 9B में स्टूडेंट ने कहा था सर ये अप्रूवल वाला जो है ना नॉन कैश ट्रांजैक्शन कंसेप्ट रिवाइज करवा दे। तो देखिए इसका सिंपल रूल आपको बताया था। सिंपल रूल क्या बताया था? क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय ऑन ए सब्सिडरी कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। यानी ये सब्सिडरी कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी ने ट्रांजैक्शन की होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ। इसने ट्रांजैक्शन की किसके साथ? डायरेक्टर के साथ। तो याद है वो जो रूल आपको बताया था? देखिए नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो तो अप्रूवल तो आएगी ही आएगी। अप्रूवल लेनी किसके बताया था? सब्सिडरी अगर सब्सिडरी के डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन करे एक अप्रूवल, होल्डिंग अगर होल्डिंग के डायरेक्टर के साथ करे तो एक अप्रूवल, सब्सिडरी अगर होल्डिंग के डायरेक्टर के साथ करे 2, और होल्डिंग सब्सिडरी के डायरेक्टर के साथ करे 2। यहां पे एक अप्रूवल चाहिए कि 2 चाहिए? क्यों चाहिए भला? सब्सिडरी ट्रांजैक्शन कर रही है होल्डिंग के डायरेक्टर के साथ। तो अब इसे आपने एक्सप्लेन करना है 2 अप्रूवल को, कि एक अप्रूवल चाहिए सब्सिडरी कंपनी के जनरल मीटिंग के अंदर, दूसरी अप्रूवल चाहिए होल्डिंग कंपनी के जनरल मीटिंग में मेंबर्स की, और नोटिस में आपने, हाँ जी एग्जैक्टली, रेजोल्यूशन और डिटेल टर्म्स की डिटेल रेजोल्यूशन में, और इसके अलावा वैल्यूएशन रिपोर्ट भी इंक्लूड करनी है ताकि इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सके शेयर होल्डर्स। क्लियर हुई ये बात? इसमें खास तौर पे आपने वो जो अप्रूवल, बच्चे अप्रूवल लिख के छोड़ देते हैं, हालांकि अप्रूवल के बाद ये भी लिखना है कि अप्रूवल के लिए रेजोल्यूशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट्स में उसने गलत मेंशन की है ये बात कि बच्चे ने अप्रूवल तो लिख दिया लेकिन उस अप्रूवल के लिए जो रेजोल्यूशन में इन्फॉर्मेशन आएगी वो नहीं लिखी। तो देखिए सारी बातें लिखनी चाहिए ना। कंसेप्ट कंप्लीट हो, बताया था इनकम्प्लीट कंसेप्ट इज इनकरेक्ट। हाँ जी स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को भी फाइल कर। 10 में ए और बी दोनों आपने बोला। 10A under the Companies Act 2017 discuss the requirements that must be complied with by borrower in the event of modification of charges previously registered in favor of a bank। borrower कौन होता है? हाँ लोन लेने वाला, क्या लैंडर? हाँ लैंडर देने वाला। तो borrower क्या चार्ज क्रिएट कर सकता है? borrower भी कर सकता है, करवा सकता है, लेंडर भी करवा सकता है। पता था ना, इट इज ड्यूटी ऑफ कंपनी की ड्यूटी और बैंक का राइट, तो दोनों करवा सकते हैं। इसी तरह मॉडिफिकेशन, लेकिन यहां पे अहम चीज क्या है? मॉडिफिकेशन का लफ्ज अहम है। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, क्या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज भी रजिस्टर करवाना होता है? हाँ जी। उसके लिए अब क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स? अब वो देखिए कह रहा है डिस्कस द रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद बाय बोरोवर इन द इवेंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। यानी मॉडिफिकेशन हुई, अब क्या क्या रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है? सबसे पहले यानी एविडेंस होगा, जो कि इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए से मॉडिफिकेशन हुई है उसकी वेरीफाइड कॉपी हासिल की जाएगी, रजिस्ट्रार को सबमिट करवाई जाएगी विद इन 30 days ऑफ मॉडिफिकेशन।
हाँ, और कॉस्ट की बात कर लेंगे, और लास्ट में तीसरा पॉइंट, उसकी एक कॉपी अपने पास रजिस्टर्ड ऑफिस में भी मेंटेन करनी है। क्लियर? मॉडिफिकेशन ये एक तरह से, ये बल्कि एक तरह से क्या है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिर्फ आपको गालबन मॉडिफिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम कर रहा होगा, लफ्ज बारोर का प्रॉब्लम कर रहा होगा। सर इसमें ये पॉइंट हमें डिस्कस करनी है ना कि मॉडिफिकेशन ड्यूटी ऑफ द कंपनी है या प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और नहीं मॉडिफिकेशन, हाँ मॉडिफिकेशन बिल्कुल, हाँ हाँ जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट नहीं है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज वाला। क्लियर? नेक्स्ट 10B लास्ट, पहले रिक्वायरमेंट, अंडर द कंपनी दैट 2017 स्पेसिफाई ऑल द कंडीशंस दैट मस्ट बी satisfied बाय WRL बिफोर इट कैन ग्रांट द प्रपोज्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू CBL। सारी कहानी इस एक लफ्ज में थी। जिसको लफ्ज फाइनेंशियल असिस्टेंस समझ आ गया उसके लिए चुटकियों बजाते हुए सवाल, जिसको नहीं समझ आया, अच्छा बल्कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, याद आ गया इसी बहाने से, कि कंपनी लॉ के पोर्शन में कई दफा ऐसे होता है कि कंसेप्ट हमें आता है सारा, केस स्टडी को पढ़ते हैं तो लगता है नहीं आता, और जब सॉल्यूशन पढ़े तो कहते अच्छा ये लिखना था, ये तो आता था। याद रखे आई कैप, अच्छा मैं आपको बनाता हूं आई कैप का पेपर सेट, और आपको, मैं आई कैप हूं, आप पेपर बनाने लगे, मैंने आपको टारगेट दिया, क्या भाई पेपर ऐसा बनाओ जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो तो फारग हो ही जाएगा ना, जिस बच्चे ने पढ़ा है ना वो भी पैनिक हो जाए और उसका पेपर डिस्टर्ब हो जाए, पेपर ऐसा बनाओ। यानी जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसके लिए भी पास, उसको पेपर को अटेम्प्ट करना आसान ना हो, पेपर ऐसा बनाओ। अब आप क्या करेंगे? अब देखिए आपको पता है कि जिस बच्चे ने पेपर सारा पढ़ा उसको कंसेप्ट सारे आते हैं, अब मजबूरी है कंसेप्ट टेस्ट भी किताब में से करने हैं, सिलेबस में से करने हैं, और एक बच्चा जो कंसेप्ट सारे तैयार किए हुए हैं, आप उसको कैसे ट्रैप करेंगे? आपने फेल करना है, फर्ज करें ऐसे बच्चे को जिसने सारी तैयारी की हुई है, उसे सारे कंसेप्ट आते हैं, पूछना उन्हीं कंसेप्ट में से है, लेकिन उस बच्चे को फेल करना है, क्या करेंगे? आई कैप का मकसद नहीं होता फेल करना, लेकिन मैं आपको एक सोच बता रहा हूं, कभी कभी होता भी है। क्या करेंगे आप? सोचें। स्टेटमेंट को इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि ये चीज, स्टेटमेंट को इतना कम्प्लेक्स कर देंगे कि वो उस पॉइंट तक पहुंच ना पाए, इसके अलावा और कोई तरीका वारदात नहीं है उसके पास, और वो यही करता है। वर्ड ही वैसे चूज करके दे रहा होता है कि ये चीज, वर्ड ऐसे चूज करके दे रहा होता है कि आपको समझना है या किसी और तरफ चले जाएं और टोटली गलत हो, हालांकि सिर्फ उस लफ्ज का मतलब आपको समझ आ जाए ना तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और बस बेसिकली सॉल्यूशन जब आप देखते हैं तो वो उस लफ्ज का मतलब समझ आता है आपको, फिर सारा क्वेश्चन आपके सामने खुल जाता है, अच्छा ये करना था। इतना आसान आंसर हाँ, वो क्यों नहीं समझ पाते आप? केस स्टडी को पढ़ के क्यों नहीं समझ पाते आंसर, हालांकि आंसर जब पढ़ते हैं तो वो इतना आसान होता है सवाल मेरे से, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट को ऐसे ट्रिक किया होता है कि आपको पता नहीं चलने देता कि ये कंसेप्ट वो वाला जो आसान है। तो असल गेम कंसेप्ट याद करना नहीं है, असल गेम है रिक्वायरमेंट को समझना। ये क्वेश्चन इसकी क्लासिक एग्जांपल है, इसमें सिर्फ एक लफ्ज है, जिसको वो लफ्ज समझ आ गया सारा क्वेश्चन उसके आगे चुटकियों में। ये जिस बच्चे ने कहा है कि डिस्कस करवा दे, उसका भी मेरा ख्याल है यही प्रॉब्लम होगी। हाँ, पूछा क्या हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह का क्वेश्चन जब आए ना, आपने ज़हन में एक चीज ये लेके आनी है, ये केस स्टडी है चैप्टर में से, और चैप्टर मैंने सारे पढ़े हुए हैं। हाँ, मुझे सिर्फ ये डिसाइड करना है, अब ये मैंने पढ़ा हुआ है, आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन आई कैप ने इसको घुमाया है, मैंने सिर्फ उसको ट्रैक करना है कि कौन सा चैप्टर कॉन्सेप्ट है, पता चल गया ना मुझे तो ये मैं आसानी से कर लूँ। अब सारी गेम सिर्फ इस चीज पे, क्या कि इसके अंदर ये किस चीज से रिलेट किया है। आइए जरा पढ़ के देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ किस जगह पे उसने दाव खेला है, और जब उसको हम रिवर्स करेंगे दाव को तो आपको आसानी से पता चल जाएगा है क्या चीज। कह रहा है व्हाइट राइस लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड आपको तो आदत है हमारी, टाइप ऑफ कंपनी को अंडरलाइन करते हैं। इंगेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ राइस, राइस को भी अंडरलाइन कर ले, नेचर ऑफ बिजनेस भी अंडरलाइन कर। इन द प्रीवियस ईयर WRL acquired a 15% शेयर होल्डिंग चारकोल बैग्स लिमिटेड CBL। 15% शेयर होल्डिंग पे कोई रिलेशनशिप नहीं बनता।
and nominated one of its director Zafar to the board of director of CBL. ये nominated one of directors, ये अंडरलाइन करें। इससे मुझे बताइए क्या कोई रिलेशनशिप क्रिएट हुआ? किसकी? एसोसिएटेड की एक्सेप्शन नहीं तो वो तो थी नॉमिनेटेड। अब पूरा कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ते? नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट थी वो, नॉमिनेटेड सिर्फ नॉमिनेटेड नहीं थी। हाँ जी बताइए क्या कोई रिलेशनशिप क्रिएट हुआ? 15% से रिलेशनशिप क्रिएट हुआ? नहीं। क्या डायरेक्टर नॉमिनेट करने से कोई रिलेशनशिप क्रिएट हुआ? कौन सा? एसोसिएटेड। आपको याद है एक आपको लाइन लिखवाई हुई है, 20% शेयर होल्डिंग स्लैश कॉमन डायरेक्टरशिप स्लैश कॉमन डायरेक्टर इज इक्वल टू एसोसिएटेड का। 20% शेयर होल्डिंग हो एक कंपनी की दूसरी कंपनी में, या कॉमन डायरेक्टर हो, एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हो। यहां पे उसने क्या लिखा है? कंपनी ने अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया दूसरी कंपनी में डायरेक्टर, तो ये 20% शेयर होल्डिंग की बेस पे तो एसोसिएटेड नहीं बनी, कॉमन डायरेक्टरशिप की बेस पे। यस हाँ जी इन्वेस्टमेंट, अब समझ आ गया। एसोसिएटेड है और एसोसिएटेड में कंसेप्ट कौन सा है? इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आपने 70% सॉल्व कर लिया, 30% ट्विस्ट अभी भी बाकी है। पहले मुझे बताइए ये बात समझ आई? ये इक्वेशन लिख ले, कॉमन लिखी हुई है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, भूल गए थे हम, रिफ्रेश हो गया। कॉमन डायरेक्ट का 20% शेयर होल्डिंग, हाँ, और कॉमन डायरेक्टरशिप इज इक्वल टू एसोसिएटेड कंपनी। अच्छा अब ये एसोसिएटेड कंपनीज हो गई हमारे, और एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट आपको बताया है, जो सबसे ज्यादा हमारा डिस्कशन हुई है हमारी, कौन सा चैप्टर है? 9, चैप्टर 9 है, कौन सा? चैप्टर 9। आगे चलते हैं। Based on Zafar's recommendation, CBL planned to improve new machinery to improve the quality of bags supplied to WRL and has requested WRL on 23 February to provide financial assistance of ₹50 million for a period of 3 years. मुझे बताइए क्या ये एक डायरेक्टर ने लोन मांगा है या कि कंपनी ने लोन मांगा है दूसरी कंपनी से? ये लोन ऑफ डायरेक्टर वाला केस तो नहीं है। लोन ऑफ डायरेक्टर वाला होता तो चैप्टर 3 वाले डायरेक्टर वाले चैप्टर में जाता। ये कौन से वाला केस है? कंपनी ने दूसरी कंपनी से लोन मांगा है। तो ये कंसेप्ट कहाँ डिस्कस हुआ? हाँ जी यस। क्या लोन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आता है? हाँ जी। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में उसने साबित किया है कि ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं, और इस पैराग्राफ में साबित किया है कि ये उससे लोन ले रहा है। हाँ जी आगे वही, अंडर द कंपनी दैट specify all the condition that must be satisfied before it can grant the proposed financial assistance। हाँ जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी की कंडीशन पूछी है, लेकिन आखिरी ट्विस्ट जो आपसे हुआ है वो ये, इसने वर्ड बोला फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या ये इक्विटी की में है या डेट की बात कर रहा है? क्योंकि डेट के केस में कुछ मजीद कंडीशन भी होती हैं, याद है? बताइए फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या है? कंटेक्स्ट को देख के मुझे बता दे सर। आखिरी कंसेप्ट इक्विटी हो ना, अगर इक्विटी वापस नहीं होती, वापस लोन नहीं होता है। ये 3 है। नहीं जितनी भी कंडीशन है वो सारी डिस्कस कर, ठीक। स्पेशल रेजोल्यूशन वाला भी करें, उसमें जो रेजोल्यूशन में टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं एग्रीमेंट की वो भी लिखे, और उसके अलावा रेट ऑफ रिटर्न वाली बात भी करें, और ड्यू पकड़ दिया वो जो पॉइंट पे पहुंच गए ना जब आप, असल चीज ये देखिए गेम कंसेप्ट आता था आपको, उसने खेला क्या? दाव क्या खेला? वही दाव जो
हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो 9 चैप्टर का है, हाँ जी, वो फाइनेंशियल वाला चैप्टर, क्योंकि पहले आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी थी, रिलेशनशिप कंपनीज का। वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ सही कह रहे हैं सर, वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये असिस्टेंस है दोनों। जल्दी जल्दी मुझे और ये आपका क्या ख्याल है, उसने अनजाने में किया, उसने बड़ा केयरफुली लफ्ज जहाँ सेलेक्ट किया है ताकि बच्चा उस तरफ जाए, तो इसमें अच्छी तैयारी वाली। तो ये जहन में रखिएगा, अगर एग्जाम में कोई भी केस स्टडी की रिक्वायरमेंट आपको समझ नहीं आ रही ना, तो फौरन अपने आप को समझाइए, ये मैंने पढ़ा है, मुझे आता है, बस एग्जामिनर ने इसमें अल्फाज का जादू ऐसा खेला है कि वो ट्रैप कर रहा है मुझे। हाँ, इसका एक ही तरीका है, केस स्टडी को दोबारा अपने आप को कॉन्फिडेंस देना। सबसे पहली चीज ये कि नहीं मुझे केस स्टडी आती है, मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, बाकी मुझे पता है। एग्जाम में ये कॉन्फिडेंस अगर आ जाए ना, तो ये बड़ी बात होती है। तो हाँ डायरेक्ट, लेकिन मुझे बताइए अगर वो नॉन लिखा होता तो चैलेंजिंग आई के आपका थोड़ी होता, फिर लिख भी। हाँ, वो तो ये जेहन में रखे, वो आपको अल्फाज के घेरे में लेके आएगा। बड़े फिर समझ आता है, एक मतलब सही कुछ लाइंस ऐसी भी हैं होती हैं क्वेश्चन के अंदर कि हम जल्दी में इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन हाँ, आप एग्जाम में कोई भी देखें, आपने 6 महीने में जो कुछ पढ़ा वो एक तरफ की, पूरी किताब में जो लिखा हुआ कंसेप्ट एक तरफ, लेकिन एग्जाम के जो 5, 6, 7, 8 सफ़े हैं ये एक तरफ, और एग्जाम में भी जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है वो सबसे अहम होता है। तो क्वेश्चन की किसी भी इंफॉर्मेशन को इरेलीवेंट ना समझें, इसलिए तो हम आपको प्रैक्टिस करवाते रहे, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, इसको ये प्रैक्टिस ही हम इस वजह से कराते थे आपको में ये एबिलिटी डेवलप हो कि रिक्वायरमेंट के अंदर किस लफ्ज़ को कैसे इंटरप्रेट करना है हमने। और खास तौर पे रिक्वायरमेंट लाजमी समझे, रिक्वायरमेंट 3 आपको एक, आज की क्लास में इतने 3 घंटे आपने इतने कीमती टाइम लगाया है, अगर आप मुझे कहें ना सर सिर्फ एक ऐसी बात बता दें कि 3 घंटे पूरे हो जाए, तो वो एक बात सुन लें, क्वेश्चन हर के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। सेक्शन बी और सेक्शन सी की हर रिक्वायरमेंट को 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। इसमें पता क्या, उस वक्त दिल कर रहा था ये क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पढ़ के था, मुझे आता है मैं फटाफट लिखना शुरू कर दूँ। अगर आपको 100% कन्फर्म भी होना आता है, फिर भी दूसरी दफ़ा भी पढ़े, तीसरी दफ़ा भी पढ़े, फिर उसके बाद 2 से 3 दफ़ा पढ़ के, कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा रिक्वायरमेंट पढ़ के फिर करें, ताकि कंफर्म हो जाए क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आई कि आपने एग्जामिनर रिक्वायरमेंट्स में भी आइडेंटिफाई किया, मैंने रिक्वायरमेंट में 2 या 3 से पूछी, बच्चे ने सिर्फ एक बताई है। अब मुझे बताइए ऐसा ये कौन से वाला बच्चा है जो दूसरी और तीसरी रिक्वायरमेंट, कौन सा वाला बच्चा जो सरसरी तौर पे फटाफट पढ़ के आगे लिख देता। तो एक एक रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन करने की आदत डाले। एंड इसलिए आपको बताया, जहां कहीं रिक्वायरमेंट में एंड आ जाए ना, समझ ले ये अगली रिक्वायरमेंट शुरू हो रही है, अगला क्वेश्चन समझे शुरू हो रहा है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट को समझें अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद सॉल्व करें। एक आधा लफ्ज़ मुश्किल होगा, उसको देखें, समझें इन्फॉर्मेशन। स्टडी प्रॉब्लम, 1-2 केस स्टडी में प्रॉब्लम आएगी, तो जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। और आपके जितने पास पेपर हैं वो अच्छे से किए हैं, लेकिन थोड़ी टेस्टिंग मतलब नहीं इतनी। बताता हूँ, फार्मूला लिखे 80% एंड 50%। जिस बच्चे ने 80% क्लासेस ली हैं, 80% लेक्चर लिए हैं और 50% असाइनमेंट किए, इंशाल्लाह पास। असाइनमेंट्स भी किए हैं और मतलब टेस्टिंग थोड़ी कम आता है, हो जाएगा इंशाल्लाह। मॉक दिए, मॉक दे दीजिएगा, मॉक दे दीजिए, मॉक 3 है, कोशिश कीजिएगा 2 मॉक देने, एक कम से कम 1 दे दें। ठीक है, ताकि आपको ना एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना वो, और एक कंप्लीट पेपर अपनी आपने एक सिटिंग में तो अभी ये पढ़ा है, कोशिश करें कि एक आधा पेपर और इसी तरीके से अगर मॉक हो सके तो मॉक से भी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक अगर आप 2 दे देना तो इंशाल्लाह आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। तो एक मॉक दे दें और बाकी जो 2 मॉक हैं उनको रीड कर लें, बेहतरीन है। एक मॉक दे दें, बाकी 2 सिर्फ रीड करके अंडरलाइन, जैसे अभी आपने क्लास में किया है, ये ऐसे कर लें, काफ़ी है, काफ़ी है। ठीक है, इस टाइम क्लियर जी। और कोई क्वेश्चन एग्जाम के वाले से पूछना चाहते हो? इसके रिलेटेड नहीं है, मुझे जो मेरा बाकी सारी तैयारी कंप्लीट है, मुझे सिर्फ एक चैप्टर नहीं आता पूरे 25 चैप्टर में से। एक वो रेजोल्यूशन मीटिंग है, रेजोल्यूशन वाला, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुझे टॉपिक बता दे कि मैं उसको छोड़ के ना जाऊं। मैं आप बताता, अगर फर्ज कीजिए किसी बच्चे के ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं, इनका तो चले एक चैप्टर ना, ये तो बड़े दूसरे लेवल पे हैं, अमूमी तौर पे 5-6 चैप्टर्स होते हैं एवरेज, ऑन एवरेज 25 चैप्टर होना, तो उसमें से 5 से 6 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, उनमें से कोई 2-3 ऐसे होंगे जो शायद कभी खोले ही ना हो। कोशिश करें इन चैप्टर में से कंप्लीटली ना छोड़ें, सिर्फ वो कंसेप्ट जो रिवीजन प्लान में हमने मेंशन किए हैं, रिवीजन प्लान में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव,
रिवीजन प्लान के अंदर ना हमने क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए पास्ट पेपर के, ये क्वेश्चन आपकी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा देंगे कंसेप्ट से, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी हाईलाइट किए। वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर छोड़ने की बजाय बेहतर होता है कि ज़्यादा अहम वाले रीड कर लें, बाकी वाले छोड़ दें। क्योंकि सर लास्ट टाइम में हम जो पहले रिवाइज किया वो पहले याद किया, तो हम उसी को रिवाइज करेंगे, वो कंसेप्ट को नहीं छेड़ना। हाँ हाँ, जाहिर है नहीं कंसेप्ट को नहीं छेड़ना है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि बाहर जो वीक अगर तो बिल्कुल छोड़ा हुआ तो फिर उसको रहने दें, रिस्क पे चले जाए। हाँ, अगर देखिए, अगर लेक्चर लिए हुए ना आपने और उसके बाद एक दफा भी नहीं पढ़ा तो वो आपने कवर किया हुआ है, उसको ये ना समझे आपने कवर नहीं किया, वो कवर किया है लेकिन भूला हुआ है, रिवाइज करना है, वो सिर्फ उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, चला हो जाएगा पूरा। और रिवीजन किट जरूर पढ़िएगा, वो बस एग्जामिनर कमेंट्स में चूंकि उसको ऐड किए गए हैं, शायद इस वजह से थोड़ा हो। हाँ जी, उस समय ना जितनी भी केस स्टडीज है ना, उनका मगज निकाल के किस तरीके से टेस्टिंग करता है किस चैप्टर में, वो आपको बताया गया, ये केस स्टडी आएगी ये करना है, ये केस स्टडी आएगी इसमें ये करना है, ये केस स्टडी आएगी इसमें ये करना है, वो इस तरीके से सिर्फ रीड करने, उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। पेपर कितना लेंथी होगा? पेपर इतना ही लेंथी होगा, लगभग 7 या 8 पेजेस होंगे। 100% इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि न्यू पैटर्न के मुताबिक है, न्यू एजुकेशन के 2025 के। हाँ जी, 50% के करीब लगभग सवाल रट्टे वाले से पूरे। हाँ ठीक है, लेकिन अब दूसरे पेपर में ना एक आहिस्ता आहिस्ता रट्टे वाले सवाल को कम कर रहा है, तो अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें कि ज़्यादातर पेपर केस स्टडी वाला आएगा। ठीक है जी, हाँ जी, डाटा की भी क्लास रखेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, वो मैं रखूँगा कब परसों, उसका पेपर नेक्स्ट वीक में है ना, उसका पेपर उसके पेपर भी वीक का है। हाँ, वो मंडे को रख लेंगे इंशाल्लाह, यहाँ मंडे ट्यूसडे को जी, वो आपको यूट्यूब में मिलेगी। इस टाइम पे तो आपका मैंने जो मैसेज भेजा ना उसमें भी मैंने आपको यही लिखा कि आप ना आए, मतलब आने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखा है मैसेज में शायद, है ना, लेकिन सिर्फ जो लाइब्रेरी में बैठे होते हैं वो आ जाएँ, और अगर कोई लाइब्रेरी वाला भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो हम क्लास करवा के आप तक पहुँचा देंगे। हाँ, हम कोशिश करेंगे ड्यूरेशन ज़्यादा कम ना। चलिए, आज के इस लेक्चर को फिर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। कोशिश कीजिएगा जो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की आप नोट कर लें, इसमें अहम चीज़ें, और जो अच्छी लगे उसको पिक करें, जो लगे आपको नहीं मैं अपनी अप्रोच मेरी से बेहतर है तो आप अपनी वाली अप्रोच को फॉलो करें, इंडिविजुअल अप्रोच बेहतर है जो आप फॉलो करें। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।